ये बात है कुछ दिनों पहले की, जब एक स्टेटमेंट आया एक रेडिकल की तरफ से। जी हाँ, उन्होंने बोला कि हम नॉर्थ ईस्ट को कंप्लीटली अलग कर देंगे भारत से। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि जितने लोग भी इस टाइम पर एंटी भारत कर रहे हैं या फिर एंटी गवर्नमेंट कर रहे हैं या फिर एंटी इंडिया कर रहे हैं, उन सब सेपरेटिस्ट को हम अपने देश के अंदर पनाह देंगे। जी हाँ, ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आने लगे हैं जिहादियों की तरफ से। पर इस बार जिहादी कोई पाकिस्तानी नहीं है, पर ये जिहादी है बांग्लादेशी। जी हाँ, बांग्लादेश में ये दौर है, कुछ बात है फरवरी 16 के आसपास की। उस समय 2025 में एक पूरी की पूरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, जिसका नाम है एनसीपी, जिसके हेड थे हासनात अब्दुल्ला। उस उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, सिर्फ इसलिए ताकि शेख हसीना की पार्टी का नामो निशान ना बचे, शेख हसीना को कंप्लीटली इस देश से या इस दुनिया से भी हटा दिया जाए, ऐसा उनका प्रावधान सामने आके दिखा। इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा हेल्प फंडिंग में, रिलेशंस मेंटेन करने में और ओहदा बनाने में की मोहम्मद यूनुस ने। इनफैक्ट इसके जितने भी चीफ और मेंबर्स का नेतृत्व था, वो भी मोहम्मद यूनुस ने अपने आंखों के सामने और अपनी मर्जी से कराया। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है। जी हाँ, इस टाइम पे पूरा बांग्लादेश उनके अंडर ही काम करता है। उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे लोग उन्हें ना बोले बल्कि भारत की तरफ उनका हेट्रेड बढ़ता जाए। ये बात है उस टाइम की जब कुछ सालों पहले बांग्लादेश में स्टूडेंट रिजर्वेशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के दौरान इतने बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस भेजा गया था, इतना अत्याचार हुआ था और कितने लोग भागकर इंडिया आए थे। जब ये सब चीजें सरहद पे चल रही थी, उसी टाइम पे शेख हसीना को भी भागे भागे अपनी जान बचाते बताते भारत आना पड़ा था। और तब नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी पीएम जो कि शेख हसीना थी उनको पनाह दी थी। उस पनाह देने के बाद से बांग्लादेश का एक डायरेक्ट जो दुश्मन बन गया था वो था भारत इस टाइम पर। जी हाँ, उस दुश्मनी का फायदा उठाया मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस एक वेल प्लान्ड एसेट थे यूएस की तरफ से। कहीं रिपोर्ट्स में बात आगे ऐसा माना जाता है कि वो यूएस का भेजा हुआ एक एसेट था जिसको भेजा गया था ताकि बांग्लादेश में डिस्ट्रक्शन आ सके। जी हाँ, एकाएक उनको इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है। वो सब चीजें देखने लगते हैं, सब चीजों का गवर्नेंस उनके हाथों में ला दिया जाता है। उसके बाद से वो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद जब पूरी कंट्री प्रोटेस्ट से हट जाएगी, जब कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, तब हम इलेक्शन कर देंगे। लेकिन साल बीतता गया और इलेक्शन का कोई प्रावधान आया ही नहीं। इलेक्शन का कोई भी नामो निशान उस पूरे देश के अंदर किसी ने बात ही नहीं की। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस ने तो अपने मुंह पे चुप्पी साध ली, कहा कि इलेक्शन जैसा क्या होता है, अभी कंट्री के पास फंड नहीं है। तो कभी बोला कि इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस टाइम पे सही से काम नहीं कर रही है, या फिर अलग अलग बहाने देते गए और चीजों को टालते गए। उसी बीच में लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता गया। लोगों ने ये सोचा कि कहीं यही कुर्सी हड़प के ना बैठ जाए, इसीलिए लोगों ने फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस बार बांग्लादेश में फिर से प्रोटेस्ट हुआ, पर शेख हसीना के लिए नहीं, इस बार हुआ मोहम्मद यूनुस के लिए। ये आग इतनी तेज बढ़ती गई कि मोहम्मद यूनुस सोचने लगे कि भला अब क्या किया जाए, अब कौन सा दाव पेच खेलूं कि मुझे इस गवर्नमेंट में रहने दिया जाए और मेरी ऐसी जो सत्ता चल रही है वो चलते रहे। तब उन्होंने एक नया दाव पेच खोला। जी हाँ, बांग्लादेशी मुस्लिमों को जो सबसे ज्यादा उनके अंदर कट्टरवादिता और प्रॉब्लम जिसके लिए इस टाइम पर है, वो है शेख हसीना। अब उन्होंने सोचा कि शेख हसीना को कैसे टारगेट किया जाए। और शेख हसीना तो ऑलरेडी उनके ऊपर डेथ सेंटेंस लग चुका है, उनको ऑलरेडी समन कर दिया गया है। तो इतना सब चीज़ों के होने के बावजूद भी शेख हसीना का तो पूरा मैटर सॉल्व हो नहीं रहा था। तब आया एक मास्टर प्लान सामने। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस ने एक पार्टी बनाई, जिस एनसीपी, जिसका पूरा काम बस ये था कि शेख हसीना को कैसे देश से बाहर निकालना है। उन्होंने उस पार्टी के अंदर कट्टरवादिता लाई भारत के लिए और शेख हसीना के लिए। फिर उन पूरे एनसीबी ने एक नया गेम चाल खेला जिससे पूरा पूरा कंसंट्रेशन बांग्लादेश के इलेक्शन से हट के सीधा भारत पर आने लगा। उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक हेड थे, वो मस्जिद से नमाज पढ़ के बस निकल ही रहे थे, तभी उनको किसी ने गन शॉट मार दिया। उस गन शॉट में उनको ये कान की तरफ इंजरी हुई और तुरंत, मैं आपको बताऊं, तुरंत उस इंजरी के बाद से उनको सिंगापुर भेज दिया गया। क्या बांग्लादेश में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, क्या बांग्लादेश में फैसिलिटी इश्यूज है कि उनको तुरंत बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी बातचीत के तुरंत उनको वहां पे भेज दिया गया सिंगापुर।
और उसके बाद से एनसीपी ने एक नया क्लेम लाना शुरू किया। एनसीपी ने बोला ये सब भारत का किया धरा है। भारत के जो यहाँ पे भारत की जो एम्बेसी थी ढाका के अंदर, उधर वहां पे लोगों ने जाके तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हासनात अब्दुल्ला ने तो ये तक बोल दिया कि हम भारतीय कब्बा भी बंगाली धरती पर नहीं रहने देंगे। जी हाँ, ये जो बंगाल की धरती है उस पे, बांग्लादेश में नहीं रहने देंगे। और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हाइटेंड हो गया कि वहां से एम्बेसडर्स को निकलना पड़ा। और इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बताया भी उन्हें कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बिना किसी प्रूफ पे किसी पर भी इल्जाम लगा दिया कि भारत के लोगों ने मारा है। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी मोहम्मद यूनुस की तरफ से। बीते बात आगे बढ़ती गई और इस टाइम पे इतना ज्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है इंडियन एम्बेसडी के पास कि वहां पे एनसीबी के जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो सब लाइन से आ गए हैं, तोड़ फोड़ हो रहे हैं, बैरिकेड्स हट रहे हैं। और इस टाइम पे सबका दिमाग इलेक्शन से हट के फिर से हिंदू मुस्लिम विवाद पे और बांग्लादेशी और इंडियंस के विवाद पे वापस से आके टिक गया है। मोहम्मद यूनुस ने सब चीज़ बहुत प्लान करके की। मोहम्मद यूनुस को ढंग से पता था कि इस टाइम पे इंडिया ने बांग्लादेशी मुस्लिम्स को ऑलरेडी बाहर निकाला है, बॉर्डर पे टेंशन ऑलरेडी है। ये मौके का फायदा उठा के सारा का सारा इलेक्शन का जो फितूर बांग्लादेशियों के सर पे सवार है उसको हटा के एक और प्रोटेस्ट में डाल देंगे। यही तो इस पूरे डीप स्टेट की एक पहचान है। डीप स्टेट क्या करता है? वो इंटरनेशनल जो प्रॉपर्टी होती है, फिर जो इंटरनेशनल पावर होती है, वो किसी एक इंसान को भेजती है एक पूरी कंट्री को खत्म करने के लिए। और उस हिसाब से देखिए, बांग्लादेश जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से उठ ही नहीं पा रहा है। प्रोटेस्ट और चीजें तोड़ फोड़ तो नेपाल में भी हुई थी, पर वहां की जेंजी उठ गए। वहां पे जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो हेड बनी, जिनको प्राइम मिनिस्टर बाद में बना दिया गया, वो कहते हैं उन्होंने वापस से प्रावधान लाना शुरू कर दिए। वापस से नई नई प्रक्रिया आई, नए नए सोल्यूशन आए और अभी नेपाल अपने सुरक्षित जोन में है। पर बांग्लादेश इतने साल हो गए प्रोटेस्ट के बाद से, उसके बावजूद भी वो वहीं अटका हुआ है, वहां से उससे कुछ बेटर हो ही नहीं पा रहा है। और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। मोहम्मद यूनुस ने सब कुछ बहुत अच्छा प्लान किया। मोहम्मद यूनुस ने सारी की सारी टेंशन भारत के ऊपर डाल दी। भारत यहाँ पे अपने आप को क्लेम करता जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर एक्चुअल में उनकी कौन सुनेगा। पर मोहम्मद यूनुस ये भूल गए कि वो बांग्लादेश के हैं और हम भारतीय हैं। भारत के पास जितनी पावर है उतनी तो बांग्लादेश के पास आधी भी नहीं है। अगर आप मिलिट्री वाइज देख लीजिए, वेपन वाइज देख लीजिए, एक इंटरनेशनली जो हमारी अलायंसेस है उनके हिसाब से देख लीजिए, तो बांग्लादेश हमारे सामने बिल्कुल भी कहीं इतने भाविक स्तर पे स्टैंड नहीं करता है कि दिक्कत आ सकती है, हमें डरने की कोई जरूरत है। इसी स्टेटमेंट पे आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ साफ बोल दिया कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, यहाँ पर बांग्लादेश से डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। किस बात से डरा रहे? और हमसे नॉर्थ ईस्ट लेके जाएंगे? हमसे नॉर्थ ईस्ट लेके जाना क्या, हमारा एक एक पेड़ भी लेके वो चले जाना तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है। इस पे पूरी गवर्नमेंट इस टाइम पे हीटेड, पूरे कॉन्वर्सेशंस के अंदर लोगों ने अपनी सहमति दिखाई है। और स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सीएम हैं उन लोगों ने, सेवन सिस्टर्स के सीएम्स ने ये आश्वासन दिया है कि हम भारत के ही साथ है, इस पूरी सिचुएशन को हम टाल देंगे, देख लेंगे। पर ये सब पूरा अनरेस्ट जो शुरू हुआ है ना, इसमें ममता बनर्जी का भी बहुत हाथ है। अगर इतने सालों से बांग्लादेशी मुस्लिमों को इस हिसाब से अपने सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर पाल के उन्होंने नहीं रखा होता, तो आज इतनी बड़ी सिचुएशन और प्रॉब्लम और पॉइंटर्स आते ही नहीं। ये सब कुछ इसलिए भी हुआ क्योंकि एसआईआर के थ्रू हमने बांग्लादेशी मुस्लिमों को इस तरीके से बाहर भेजा। एक टेंशन आ गई, बांग्लादेश डर गया कि अब इतने ढेर सारे मुस्लिमों को हमें लेना पड़ेगा। म्यांमार ने तो साफ मना कर दिया है, वो रोहिंग्या मुस्लिम्स को बिल्कुल नहीं लेता है। पर बांग्लादेश अगर ये करता, तो अगर मोहम्मद यूनुस ये करते, तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनसे बस ये सवाल पूछती कि अगर आपने ये कर दिया तो आप किस बेसिस पे बांग्लादेशियों के साथ हो। क्योंकि वहां बात बांग्लादेशी हिंदुओं की नहीं थी, बांग्लादेशी मुस्लिमों की थी। तो फिर मोहम्मद यूनुस फंस जाते। इन सब चीजों से निकलने के लिए उन्होंने इतना बड़ा गेम प्लान सामने ला के रखा और सोचा कि भारत डर जाएगा। लगा कि भारत इनसे डरेगा, इनसे। अरे कुछ भी सोच लेते हैं लोग आजकल। खैर, सोचने में तो पैसे नहीं लगते हैं, पर सोच लेना चाहिए। पर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी
अपने तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, और साथ ही साथ ढाका में जो एम्बेसी है हमारी, उधर से लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे तुरंत ही तुरंत वीज़ा एप्लीकेशंस बंद कर दिए गए, ताकि ये मैटर और भी ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, बढ़े ना। तो ये सब काफ़ी नए तरीकों की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, और पूरा का पूरा मैटर जिस हिसाब से हीटन अप है, उस हिसाब से वहाँ पे दिक्कत उन लोगों को है जो भारतीय हैं वहाँ पे, लेकिन उन लोगों को भी निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स जितने भी हैं उन लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें देख ली हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस पूरे मैटर के अंदर। हालांकि इंडिया के अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर उसके बावजूद भी देखते हैं कि बांग्लादेशी किस हद तक आगे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।